हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसका दूसरा नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और जिसे हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं। 1845 में ग्रेट साइंटिस्ट किरचॉफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किरचॉफ लॉ को समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उसी में जो सबसे पहला टर्म्स है व्हाट इज जंक्शन। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे 3 या 3 से अधिक कंडक्टर या वायर्स क्या होते हैं, मीट करते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन। ठीक है। तो अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में E1 जो है, E1 से जो बैटरी है हमारी या जो सेल है हमारा, इस सेल से जो करंट फ्लो होगी वो हमने लेटेस्ट कंसीडर किया I1 की करंट फ्लो होगी और ये करंट यहां से फ्लो हुई I1। ठीक इसी तरीके से जो हमारा सेल E2 है, इस E2 से भी हमने क्या कंसीडर किया कि I2 की करंट फ्लो होगी। तो ये I2 की करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे भी कितना आएगा I2। और ये करंट यहाँ पे जो F पॉइंट है, इस F पॉइंट से इस यहाँ वाले ब्रांच में जो करंट जाएगी ये हमने माना I3। तो I3 यहाँ पे भी कितनी आएगी, I3 आएगी। और यहाँ पे अगर I2 है तो यहाँ पे भी कितना होगा I2, यहाँ पे होगा I2, यहाँ पे होगा I1, यहाँ पे होगा I1 और यहाँ पे होगा I1। तो अगर हम जंक्शन की बात करें तो F पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे, तो F पॉइंट पे 3 कंडक्टर्स क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, जंक्शन। जंक्शन F कह सकते हैं इसे। ठीक इसी तरीके से अगर हम E पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे भी क्या है, 3 कंडक्टर मीट कर रहे हैं। तो ये भी क्या करेगा, एक जंक्शन फॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम पॉइंट A की बात करें तो यहाँ पे कितने कंडक्टर मीट कर रहे हैं, 2 कंडक्टर मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से B पॉइंट पे भी 2 कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। इसी तरीके से D पॉइंट पे भी कोई जंक्शन फॉर्म नहीं होगा और C पॉइंट पे भी हमारा कोई जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। तो जंक्शन के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, 3 वायर्स मिनिमम मीट होने चाहिए, 3 वायर्स कंडक्टर हों वो मीट होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांच। चलिए देखते हैं ब्रांच क्या होता है। अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच जो होता है किसी सर्किट में, वो किसी 2 जंक्शंस को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। तो इस फिगर में हमारे 2 जंक्शंस हैं F और E, और ये जो 2 जंक्शन हैं, इन जंक्शंस को जोड़ने के लिए हम लोग E, B, A, F इस ब्रांच का यूज कर सकते हैं, या हम एक और ब्रांच का यूज कर सकते हैं F, E। ये भी क्या है, एक ब्रांच है। इस ब्रांच के थ्रू भी हम लोग इन 2 जंक्शंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अगर इस ब्रांच को ध्यान से देखोगे तो जब हम 2 जंक्शंस को किसी ब्रांच के थ्रू जोड़ते हैं तो उसमें करंट सेम रहती है। जैसे इस केस में जो हमारी करंट है वो करंट है हमारी I1, और जो हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस में जो हमारा ब्रांच यूज हुई है FE ब्रांच, इस केस में जो करंट है वो है I2। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से एक ब्रांच और बन रही है FE जंक्शन को जोड़ने के लिए, और वो ब्रांच है E, C, D, F। ठीक है। इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो हो रही है I2 की। ठीक है। तो ये हो गया ब्रांच की बात। अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे समझना होता है, वो है हमारा लूप। किरचॉफ लॉ में बहुत ज़्यादा यूज होता है लूप। सो लूप क्या होता है, इट्स ए क्लोज्ड पाथ होता है। लूप हमेशा क्लोज होता है। तो अगर हम बात करें कि F, E, B, A, F, ये क्या हो गया हमारा, एक क्लोज लूप। और ये क्लोज लूप कैसे हो गया कि हमने क्या किया,
F से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और F पे ही खत्म हो रही। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज लूप। और इस क्लोज लूप को हमने कैसे दिखा दिया, F से E गए, E से B गए, B से A गए और F गए। तो हम इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक और हम क्लोज लूप लेते हैं, क्लोज लूप E C D F E, और हम E से चले थे और E पे एंड किया है। अगर हम इसको फिगर से दिखाना चाहें तो हम ऐसा एरो दिखा देते हैं, जिससे ये पता लगता है कि हमने इस डायरेक्शन में ये लूप लिया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जंक्शन देखा। जंक्शन में क्या होता है कि 3 या मोर कंडक्टर क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ब्रांच क्या देखा कि दो जंक्शंस को ज्वाइन करने के लिए जो पाथ लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्रांच। और ब्रांच में क्या होता है, हमेशा सेम करंट फ्लो होती है। फिर हमने देखा लूप। लूप क्या होता है, हम एक ऐसा सर्किट लेते हैं जो क्लोज होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे जाते हैं और उसकी डायरेक्शन हम फिगर के थ्रू हम शो करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं किरचॉफ लॉ की तरफ। सो किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसे हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, इसका स्टेटमेंट है द algebraic sum of all the potential differences around the loop must be equal to 0। कहने का मतलब क्या है कि किसी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनका एल्जेब्राइक सम क्या होता है, 0 होता है। मीन्स द समेशन ऑफ v इक्वल टू 0। और कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि किरचॉफ सेकेंड लॉ किस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो बहुत ही ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। चलिए अब देखते हैं कि इसको हम किसी सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए मैंने एक फिगर लिया है। इस फिगर में मैंने E1 और E2 के हमने सोर्सेज लिए हैं और 3 रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2 एंड R3। तो सबसे पहले हम लोग करंट की डायरेक्शन देखते हैं। तो E1 से हमने कंसीडर किया कि जो E1 है इससे I1 की करंट प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे भी कितनी आएगी, I1 की करंट आएगी। E2 से हमने क्या कंसीडर किया कि यहाँ से I2 की करंट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे भी I2 आएगा। और B जो मेरा जंक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, I1 और I2 करंट मीट कर रही हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था वहाँ पे पता है कि हमें इनकमिंग करंट किसके इक्वल होता है, आउटगोइंग करंट है। तो इस जंक्शन B पे I1 और I2 क्या है, इनकमिंग करंट। तो यहाँ पे हमने जो आउटगोइंग करंट है ये क्या होगा, I1 प्लस I2। ठीक इसी तरीके से R2 से भी क्या होगा, I1 प्लस I2 जाएगा। तो यहाँ पे आएगा I1 प्लस I2 होगा। अब जंक्शन E से हमारा I1 प्लस I2 क्या होगा, ये करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो यहाँ पे जाएगा करंट वो जाएगा I1 की करंट और यहाँ से जाएगा I2 की करंट। तो R3 पे जो करंट जाएगी वो जाएगी I2 की करंट जाएगी। यहाँ पे कितनी आई, I2 की। तो अगर E2 की बात करें तो E2 से I2 की करंट प्रोड्यूस हुई और I2 की करंट इन्वर्ट पे भी आ रही है। ठीक इसी तरीके से हम ऊपर वाली ब्रांच में बात करेंगे। E से I1 की करंट प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे जो R1 पे है R1 पे भी I1 की करंट इंसर्ट होगी और R1 से I1 की करंट एग्जिट होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन लगाते हैं कि ये जो हमने सेल लिया है इसमें तो हमें प्लस माइनस पता है कि जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस की होती है, जो छोटी लाइन होती है वो माइनस को रिप्रेजेंट करती है। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग रजिस्टर में भी क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे करंट एंटर होती है उसको हम लोग प्लस लगा लेते हैं और जिस पॉइंट पे करंट लीव करती है उसे हमने नेगेटिव लगा लिया। ठीक है, अगर हम R2 रजिस्टर की बात करें तो इस पॉइंट पे करंट एंटर हो रही है तो इसको हमने प्लस लगा लिया और जिस पॉइंट पे करंट लीव कर रही है, निकल रही है, उसको हमने नेगेटिव लगा लिया। अब ठीक इसी तरीके से R3 रजिस्टर की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे मेरा करंट एंटर कर रही है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस लगा दिया और जिस पॉइंट पे करंट एग्जिट हो रही है, निकल रही है इसके,
इसको हमने नेगेटिव लगा लिया। तो अब हमारे सर्किट में जो हमारा रजिस्टर है और जो सोर्स है उसमें हमें प्लस माइनस पता है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई लूप लेंगे तो अगर हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हम साइन कौन सा लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। और अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। ये बहुत ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर हम प्लस से माइनस जाएंगे तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव का। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जब हम प्लस माने ऊपर और माइनस माने नीचे, मतलब हम सीढ़ी से ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारी एनर्जी कम लॉस होती है, तो इसलिए उसको हमने पॉजिटिव ले लिया। और अगर हम माइनस से प्लस माने सीढ़ी में नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, तो इसलिए हमने माइनस ले लिया। ये याद करने का एक तरीका है। तो अब हम किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाते हैं। तो हम कौन सा क्लोज लूप लिखते हैं, किरचॉफ लॉ जब भी लगाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सा क्लोज लूप ले रहे हैं। तो हमने जो क्लोज लूप लिया है तो हम मेंशन कर देते हैं इन क्लोज लूप। क्लोज लूप हमने लिया है ए बी ई एफ ए से चले ए पे आ गए। इन क्लोज लूप ए बी एफ ए अप्लाइंग KVL। KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने A B E F A में हमने क्या लगाया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसको हम डायरेक्शन के तौर पे हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, क्लियर है। तो A से B पे गए, अब B से अगर हम E पे जाएंगे तो हमारा क्या है, रजिस्टर है। तो इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर होता है IR। तो इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो होगा R2 इंटू I1 प्लस I2। अब इस पोटेंशियल का जो साइन लगाएंगे हम, साइन देखिए हम यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं। तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, प्लस साइन। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन होगा, प्लस साइन। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगा देंगे हम, प्लस साइन। अब हम किस पे गए, ई एफ। यहाँ पे भी कोई हमारा ना रजिस्टर है ना सोर्स है। अब हम एफ से ए तक जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, आर। तो आर में हम पहले पोटेंशियल बनाएंगे। तो पोटेंशियल क्या होगा, R1 को हम किससे मल्टीप्लाई करा दें, I1 से। तो ये क्या बन जाएगा मेरा पोटेंशियल। अब हमें इसमें क्या लगाना है, साइन लगाना है। तो साइन के लिए हम देखिए हम प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो इसको हम किससे लगाएंगे, प्लस साइन के साथ। ठीक इसी तरीके से अब हम इसमें जाते हैं E1 में। तो ये क्या है, अपने आप में एक पोटेंशियल होता है। और हम कहाँ से जा रहे हैं, माइनस से प्लस। तो माइनस से प्लस के केस में हम क्या होता है, माइनस साइन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस E1 इक्वल टू 0। यही तो था हमारा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। तो इन सभी का समेशन हमने क्या दिखा दिया, 0। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, एक और लूप चूज करते हैं। तो अगला जो लूप लिया है हमने, वो लूप लिया है E D C B E। इसमें हमने क्या लगाया है, KVL अप्लाई किया है। लूप लिया है हमने E D C B E। तो इसकी डायरेक्शन हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो E से D पे आए, यहाँ पे ना तो रजिस्टर है और ना ही कोई मेरा सोर्स है। फिर D से C में जाते हैं तो सबसे पहले पड़ता है R3। तो R3 को हमें पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। तो R3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, I2 से। तो ये क्या बन गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। और हम साइन लगाना है तो इसमें हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस में, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा साइन होगा, प्लस साइन लगेगा। अब हम कहाँ पे जाएंगे, E2 पे। तो E2 हमने लिखा और E2 हम क्या जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं।
तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा। अब सी से बी पे गए, यहाँ पे ना तो कोई रजिस्टर है ना ही कोई सोर्स है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बी से ई में जब हम जाएंगे क्लोज लूप के लिए तो यहाँ पे क्या है, R2 इंटू I1 प्लस I2। अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है तो इसको हम क्या लगा देंगे, प्लस साइन के साथ लिख के इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो इस तरीके से हम लोग अननोन करंट या आर की वैल्यू को हम अलग अलग इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। दिए गए फिगर में आपको करंट आई की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो चलिए कंसीडर करते हैं कि जो 12 वोल्ट का सोर्स है इससे आई की करंट प्रोड्यूस हो रही है और ये करंट यहाँ भी जाएगा, आई की करंट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ भी आई की करंट आएगी, इसमें भी आई की करंट आएगी, यहाँ से आई की करंट आएगी, यहाँ पे आई 7 ओम में भी आई की करंट फ्लो होगी, यहाँ पे भी आई की करंट फ्लो होगी और 12 वोल्ट से आई की करंट प्रोड्यूस हुई और आई की करंट ही एंटर करेगी। तो अब हम इसके कॉर्नर्स की नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। तो अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होता है, ऑन अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप। अब ये जो क्लोज लूप है उसका नाम लेना पड़ता है और क्लोज लूप है हमारा ए बी सी डी ए से चले और ए पे ही आ गए तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप। और इसकी डायरेक्शन हम ये करके दिखा देते हैं। तो अब अगर हमें किरचॉफ लॉ लगाना है तो सबसे पहले हमने बताया था कि हम लोग रेजिस्टेंस के अक्रॉस साइन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ओम में इस पॉइंट पे करंट एंटर कर रही है तो यहाँ पे हमने प्लस साइन लगा दिया और यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। 4 ओम में इस पॉइंट पे करंट एंटर हो रही है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस। 7 ओम में यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया। 2 ओम में यहाँ पे करंट एंटर हो रही है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया और जहाँ पे लीव करती है वहाँ पे माइनस लगा दिया। तो अब हम ए से बी पे जाएंगे तो ए से बी में हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 ओम को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करा दें तो 3i क्या हो गया, वोल्टेज। और यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस से माइनस पे जा रहे हैं। अब हम बी से सी की तरफ बढ़ते हैं तो 4 ओम का रजिस्टर आता है। तो इस 4 ओम को हम फिर से क्या लगेगा, प्लस साइन, क्योंकि प्लस से माइनस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा 4i। अब यहाँ पे जो सोर्स है 4 वोल्ट का ये क्या हो रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है तो ये भी क्या होगा, प्लस साइन के साथ होगा +4। और ठीक इसी तरीके से सी से डी में हमारा 7 ओम का रजिस्टर पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ 7i हो जाएगा। और डी से ए की तरफ जब आते हैं तो जो 12 वोल्ट का सोर्स है वो हमारा माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, माइनस साइन के साथ लग जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 12। और 2 ओम क्या हो रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है तो ये भी क्या होगा, प्लस साइन के साथ लगेगा, +2i = 0। तो अब सिंपली हमारे i वाले टर्म्स देखिए, 3i + 4i + 7i + 2i, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे ऐड करके वैल्यू आ जाएगी 16i। और -12 और +4 इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा -8 = 0। तो i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/16 that is 1/2 that is 0.5 एम्पियर। तो ये क्या हो गई, I = 0.5 एम्पियर। ये हमारा हो गया I की वैल्यू। सपोज दैट अगर हमारा यहाँ पे
बाई कैलकुलेशन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती कि I की वैल्यू सपोज करिए हमारी आती माइनस का 0.5 एम्पियर, तो इसका मतलब ये होता कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज ली है, इसकी डायरेक्शन क्या होती, क्लॉकवाइज। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.